अरस्तु ने जो राज्य व नागरिकता के संबंध दिए उसके आपके आलोचनात्मक, पहले उसके बारे में अच्छाई भी बतानी है, कुछ उसमें जो जो कमियां उसके बारे में भी आपके बारे में बताना है। आलोचनात्मक विश्लेषण वही होता है जिसमें आपकी अच्छाइयां और कमियां दोनों एक साथ बतानी होती है। अरस्तु ने राज्य को किस प्रकार की संस्था माना? अरस्तु ने राज्य को एक प्रकार की प्राकृतिक संस्था माना जो मानव के सामाजिक, अरस्तु ने जो अपना जो राज्य है उसको किस प्रकार की संस्था माना है? एक प्रकार की प्राकृतिक संस्था माना है जो मानव के सामाजिक स्वभाव की परिणीत है। मतलब अरस्तु ने माना कि राज्य होता है वो एक प्रकार की प्राकृतिक संस्था है जो मानव के द्वारा ही निर्मित होती है, मानव इसको निर्मित करता है। भाई आप एक बात बताओ, कोई भी जो राज्य होता है वो किसके द्वारा निर्मित होता है? मनुष्य के द्वारा निर्मित होता है, मानव के द्वारा निर्मित होता है। चाहे उसमें राजा से लेकर प्रजा तक सभी लोग क्या होते हैं? मनुष्य होते हैं। और वो अपने सामाजिक स्वभाव के द्वारा, मतलब जिस प्रकार के वो जो समाज है उसमें जितने ज्यादा लोग न्यायपूर्ण रहेंगे, व्यवस्थित तरीके से रहेंगे, अच्छे से अपने समाज को चलाएंगे, उसी तरीके से वो राज्य उतना ही बढ़िया चलेगा। इसीलिए अरस्तु ने क्या बताया? राज्य को एक प्राकृतिक संस्था का स्वरूप बताया। उनके अनुसार, जो आपके सामने अरस्तु के अनुसार राज्य, परिवार और ग्राम का विस्तार है। उन्होंने क्या बताया? कोई भी राज्य होता है वो परिवार व ग्राम का विस्तार उसमें देखने को मिलता है। मतलब राज्य होता है वो एक छोटे से परिवार से जन्म लेता है। जैसे आपका परिवार है, आप उसमें 4 जन है, उससे आपका परिवार बना। आप खुद हो, आपके माता पिता, आपके भाई बहन मिलकर आपको एक परिवार का निर्माण होता है। ऐसे छोटे छोटे परिवार मिलकर क्या करते हैं? एक समाज का निर्माण करते हैं। समझ में आ गया? कोई भी अलग अलग प्रकार के समाज का, चाहे धर्म के आधार पे, चाहे जाति के आधार पे, चाहे लिंग के आधार पे, अलग अलग समाज का निर्माण होता है। उस समाज से किसका निर्माण होता है? गांव का निर्माण होता है। आपके अलग जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे देखो तो, या परिवार के समूह मिलाकर किसका निर्माण कर रहे हैं? एक गांव का निर्माण कर रहे हैं। और वही गांव किसका निर्माण कर रहा है? राज्य का निर्माण करता है। समझ में आ गया आपके सामने? जिसका उद्देश्य अच्छे जीवन की प्राप्ति है। और आपके सामने जो राज्य होता है, सभी लोग आपके सामने जो सामाजिक रूप से मिलजुल कर रहते हैं, सभी लोगों का लक्ष्य क्या है? अच्छा जीवन जीना। भाई आपका क्या उद्देश्य है? अगर आप जो वीडियो देख रहे हो, आपसे पूछ रहे हो आप क्यों पढ़ाई कर रहे हो, तो आप कहोगे कि मुझे जीवन में अच्छे से मेहनत करनी है, पढ़ लिख के आगे बढ़ना है और नौकरी लगनी है। अच्छे जीवन के लिए पढ़ाई कर रहे हो भाई आप भी। तो यही है, सभी लोगों का बस यही लक्ष्य रहता है कि उन्हें अच्छा जीवन मिले, सभी लोग खुशहाली के साथ रहे, सभी लोग अपना जो अच्छा रोजगार मिले उनको, पढ़ लिखकर अच्छा जीवन जिए। यही है एक सभी लोग अच्छे जीवन की प्राप्ति के लिए। वो पहले भी था, वो सिद्धांत आज भी है। उन्होंने राज्य को सर्वोच्च संस्था माना। किसके द्वारा? अरस्तु के द्वारा। अरस्तु ने क्या बताया? राज्य को सबसे बड़ी संस्था माना जो व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए आवश्यक होती है। उन्होंने क्या बताया? राज्य होता है उसकी जो सार्वजनिक, जो सबसे ऊंची संस्था कौन सी आपके सामने? राज्य है, वो सबसे बड़ी संस्था है। और उसको क्या, व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति होता है उसको नैतिक विकास के लिए उसमें उसकी आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि राज्य होगा। भाई एक बात बताओ, अपने नैतिक विकास में आवश्यकता क्यों राज्य की? क्यों? अगर आप कोई भी गलत काम नहीं कर सकते, आपको डर है भाई पुलिस पकड़ कर ले जाएगी अगर मैं कोई गलत काम करूंगा, तो अगर इलीगल काम करूंगा, अन्यायपूर्ण काम करूंगा, है ना? आपको, आपके मौलिक अधिकार है, आपको अपना जीवन स्वतंत्र जीने का अधिकार है। लेकिन किसका अधिकार नहीं है? दूसरे की स्वतंत्रता भंग करने का अधिकार नहीं। क्यों? अगर आपने भंग की तो आप पर क्या हो जाएगा? कानून है उसका दंडित किया जाएगा। तो यही है राज्य। चाहे आज के समय लोकतंत्र सबसे बड़ी, राज्य लोकतांत्रिक परंपरा में वो चीजें देखने को मिलती हैं। पहले वो राजतंत्र हुआ करता था, लेकिन राज्य ही उस समय भी क्या हुआ करती थी? सबसे बड़ी संस्था हुआ करती थी। और कोई भी व्यक्ति उसके नैतिक जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करती थी। इसलिए क्या, इंसान है ना, खुद भी अच्छे से जीता और दूसरों को अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने राजशाही, अभिजात तंत्र व पॉलिटी, संवैधानिक सरकारों को आदर्श राज्य का शुद्ध रूप बताया। उन्होंने क्या बताया? राजशाही, राजा के द्वारा जो राज्य किया जाता है उसको क्या बताया इन्होंने? सबसे अच्छा तंत्र बताया। अभिजात तंत्र व पॉलिटी मतलब संवैधानिक जो सरकार होती है उसको सबसे अच्छा रूप बताया। मतलब अगर कोई भी राज्य है उसमें अगर ये 3 प्रकार की सरकार पाई जाती है, राजशाही, अभिजात तंत्र व पॉलिटी, वो सबसे सही सरकार है, सबसे अच्छी सरकार है उनके अनुसार। लेकिन जबकि उनके विकृत रूप, मतलब जो इन्हीं के विकृत रूप है, जैसे तानाशाही। लोकतंत्र में क्या देखने को मिलता है? लोकतंत्र जब एक ही व्यक्ति का बार बार शासन हो जाता है तो वहां पर तानाशाही देखने को मिलती है। वो उसको आपके सामने बिल्कुल नहीं मानते थे अरस्तु। कुलीन तंत्र मतलब अमीर लोगों का उस राज्य पे क्या हो जाए? कब्जा हो जाए। जो आपके सामने अमीर लोग हैं वो उसी राज्य को चलाने का कार्य करे। वो कुलीन तंत्र भी कोई भी राज्य के लिए क्या होता है? परेशानी का सबक बनता है। तथा लोकतंत्र, उस समय अरस्तु है और लोकतंत्र नहीं आया था तो वो अरस्तु लोकतंत्र को नहीं मानते थे।
उनकी यही कमी है। वो लोकतंत्र को उन्होंने अशुद्ध रूप बताया। उन्होंने क्या बताया कि लोकतंत्र है वो कोई भी राज्य के लिए क्या है, आपके सामने अच्छा नहीं होता है, लोकतंत्र की सरकार अच्छी नहीं रहती है। अरस्तु ने पॉलिटी को सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक रूप माना जो धनी व निर्धनों के बीच में संतुलित स्थापित करते हैं। मतलब इन्होंने इनडायरेक्टली अरस्तु के द्वारा समाजवाद की बात की गई। उन्होंने क्या कहा, समाज में अगर कोई ऐसी सरकार है जो अमीर व गरीब के बीच में संतुलन बनाकर रखती है, ना अमीर को ज्यादा अमीर होने देती है, ना गरीब को ज्यादा गरीब होने देती है, इस प्रकार की जो सरकार होती है वो सबसे ज्यादा सही सरकार होती है। समझ में आ गया आपको विस्तार से? अगले वाला पॉइंट आपके सामने नागरिक संबंधी विचार। अरस्तु ने नागरिकों को विशेष अधिकार माना जो उन पुरुषों को प्राप्त था। मतलब अगले वाला उनका सिद्धांत क्या था, नागरिकता का सिद्धांत। मतलब अरस्तु ने क्या बताया, नागरिकता का अधिकार सिर्फ किनको मिला हुआ होता है, उनके अनुसार सिर्फ पुरुषों को वो अधिकार है, नागरिकता का अधिकार वो मिलता था। क्यों? अरस्तु जिस समय आपके सामने, जिस समय अरस्तु ने अपनी किताब को लिखा है, अरस्तु ने जिस समय अपने दार्शनिक विचार रहे, उस समय पुरुषवादी समाज है वो मुख्यतः देखने को मिलता था। पुरुषों को ही सबसे ज्यादा अधिकार हुआ करते थे, महिलाएं लगभग घर तक ही सीमित हुआ करती थी। तो इसीलिए उन्होंने क्या बताया, भाई साहित्य कैसा निर्माण, जो समाज में आप देखते हो वैसा ही साहित्य का निर्माण होता है। समझ में आ गया? वो उन पुरुषों को प्राप्त था, किन किन, सिर्फ पुरुषों को भी, सबको नहीं प्राप्त हुआ करता था उनके समय नागरिकता। किसको? विधि निर्माण, जो सरकार में है, सरकार के लिए कानून का निर्माण करते हैं तथा न्याय प्रशासन में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। मतलब जो न्याय व्यवस्था है उसको लागू करने में सक्रिय रूप से जिनका योगदान होता है, उन्हीं सब लोगों को क्या है, अरस्तु के अनुसार विशेष अधिकार दिए जाने चाहिए। उनके अनुसार दास, श्रमिक, विदेश व महिलाओं को नागरिकता के वंचित थे। यही कारण है, इसीलिए आपके सामने अरस्तु की आलोचना की जाती है। क्यों? एक तरफ उन्होंने अपने जो सरकार के जो के अंदर लोकतंत्र को भी क्या बताया, सही नहीं बताया। दूसरा, उन्होंने महिलाएं, दास, श्रमिक और विदेशी लोग हैं उनको नागरिकता नहीं देने की बात की। मतलब उनके द्वारा आपके सामने सीमित लोगों को ही कोई भी राज्य उसमें नागरिकता देने की बात की गई थी। क्यों नहीं देनी चाहिए उनके नागरिकता अरस्तु के अनुसार? क्योंकि उन्हें अच्छे जीवन के लिए आवश्यक फुर्सत के अभाव, मतलब इन सब लोगों को अच्छा जीवन जीने का समय नहीं है। बस श्रमिक लोगों को, विदेशी को, महिलाओं को अपने जीवन में सारा जीवन वो काम करने में बिता देते हैं, उनको अच्छा जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं है ना उनके पास समय है, तो उनको नागरिकता की जरूरत पड़ती ही नहीं है। यह विचार आज के सार्वभौमिक सिद्धांत से पूरी तरीके से भिन्न है। आज के समय नागरिकता का कैसा सिद्धांत दिखाई दे पड़ता है? सार्वभौमिकता का सिद्धांत। मतलब हर व्यक्ति को नागरिकता मिली होनी चाहिए, उस सिद्धांत से पूरी तरीके से सिद्धांत क्या अलग दिखाई पड़ता है। और इसकी इसी आधार पर आलोचना भी की जाती है, क्योंकि यह समाज के एक बड़े वर्ग को क्या करता है, आपके सामने राजनीतिक भागीदारी से दूर रखने का कार्य करता है। तो अरस्तु के द्वारा आपके सामने जो सिद्धांत दिया गया उसकी अच्छाइयां तो थी, उन्होंने जो बताया समाज में अपने वक्त के हिसाब से उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें की। राज्य के संबंध में उन्होंने यही बताया कि भाई कोई भी राजतंत्र होता है वो आपके सामने सबसे छोटी इकाई जिससे जो परिवार से बनता है वो राज्य का निर्माण होता है। उन्होंने राज्य के अलग अलग रूप, राजशाही, उनके समय राजशाही चला करती थी, अभिजात तंत्र, वो पॉलिटी को सबसे अच्छा बताया। और पॉलिटी को अच्छा बताने के पीछे उन्होंने तर्क दिया कि वो क्या करती है, अमीर व गरीब के बीच में क्या करती है, बहुत बड़ा अंतर कम करती है, अंतर को कम करती है। मतलब समाज में सभी लोगों को बराबरी का हक रहता है। उनका एक खास बात यही है कि उन्होंने ये भी कहा कि कुलीन वर्ग है उसको समाज में नहीं आना चाहिए, जो सरकार में नहीं आना चाहिए। कुलीन तंत्र बिल्कुल विफल तंत्र माना उनके द्वारा, इसकी वो भी प्रशंसनीय बात थी उनकी। लेकिन उन्होंने लोकतंत्र, जो आज के समय सबसे प्रचलित सरकार चलाने का तरीका है, उसको उन्होंने क्या माना, विकृत, मतलब अशुद्ध रूप माना। मतलब वो अच्छा नहीं मानते थे। क्यों? क्योंकि उस समय राजशाही मुख्यतः देखने को मिलती थी, इसलिए वो लोकतंत्र को स्वीकार नहीं कर पाते थे। लोकतंत्र को, उनके प्रति उनके इतने अच्छे विचार नहीं थे। उसमें लोकतंत्र की इतनी बड़ी सरकार नहीं हुआ करती थी। समझ में आ गया? तो ये थे उसके अच्छाइयां, ये थी उनकी आलोचना। अगले वाला पॉइंट की बात करें नागरिकता संबंधित विचारों की, तो अरस्तु ने माना कि पुरुषों को, जो आपके सामने सरकार में है, पुरुष भी वही, उन्हीं को कोई भी राज्य की नागरिकता देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अच्छा जीवन जी सकते हैं, उनके पास अच्छा जीवन जीने का समय है, उतनी उनके पास धन दौलत है, उनके पास वस्तु है, सब कुछ है, वो अच्छा जीवन जी सकते हैं। महिलाएं, दास, श्रमिक और विदेशी व्यक्ति होते हैं, ना उनके पास उतना पैसा है, ना वक्त है, वो इतना अच्छा जीवन नहीं जी सकते हैं, तो उनको नागरिकता देने का कोई मतलब नहीं है। यह बात कुछ हद तक सही भी है, लेकिन
आपके समय आज के समय देखिए तो ये सिद्धांत है बिल्कुल तरीके से विफल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आज के समय पूरी दुनिया में सिद्धांत चलता है सार्वभौमिक नागरिकता का, कि समाज में हर व्यक्ति को नागरिकता मिले ताकि वो क्या कर सके, वोट डाल सके, राजनीतिक भागीदारी दिखा सके, सामाजिक न्याय में अपनी भागीदारी दिखा सकते हैं और सामाजिक जो फैसले होते हैं उसमें उसको क्या मिल सके, उसको बराबरी का हक मिल सके। तो ये था आपके सामने जो अरस्तु का राज्य से संबंधित विचार। कैसे लगे आपको जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करना। धन्यवाद। तो मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो आपका जो पेपर होगा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक से संबंधित आपके सामने जो पेपर होगा आपका राजनीतिक विज्ञान का, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपको करवाने वाला हूं। इसमें अपन पढ़ेंगे, आज आपके सामने पढ़ेंगे अपन यूनिट नंबर 2, जिसमें अपन पढ़ेंगे रेजिस्टेंस एंड द मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, मतलब जो आधुनिक आपके सामने राजनीतिक विचार रहे विश्व के, उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। खास बात यह है कि अपन यूनिट फर्स्ट पहले पढ़ चुके हैं, तो अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं प्लेलिस्ट का, वहां से जाकर यूनिट फर्स्ट पहले जरूर से पढ़ लेना। बाकी वीडियोस भी वहां पर देखने को मिल जाएंगे अन्य यूनिट के साथ ही साथ ये पीडीएफ आपको फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। साथ के साथ अगर आप कोई प्रोडक्ट करना चाहते हो फ्लिपकार्ट या मंत्रा से, तो यहाँ पे आपके सामने जो व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन है और साथ के साथ शॉप वाला ऑप्शन है, इस पे जाके आप प्रोडक्ट को खरीद सकते हो, काफी ज्यादा आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। पहला प्रश्न है, मैकियावेली के यथार्थवादी राजनीतिक विचारों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मतलब मैकियावेली के जो यथार्थवादी राजनीतिक विचार रहे उसके बारे में आप उनकी क्या क्या प्रमुख विशेषताएं उनके बारे में आपको विस्तार से बताना है। मैकियावेली है वो आपके सामने आधुनिक राजनीतिक यथार्थवाद के जनक माने जाते हैं। मतलब आज के समय जो हम राजनीति का वास्तविक स्वरूप देखते हैं, उस वास्तविक स्वरूप के बारे में सबसे पहले किस व्यक्ति ने बताया था आपके सामने? मैकियावेली के द्वारा बताया गया था। मैकियावेली वो पहले राजनीतिक विचारक रहे जिन्होंने सबसे पहले आपके सामने आधुनिक राजनीति है उसके जो विचार है वो रखे थे। उन्होंने जो अपने विचार आपके सामने द प्रिंस नामक जो किताब है उसके अंदर उन्होंने अपने जो विचार हैं वो रखे थे। कौन सी किताब थी उनकी? द प्रिंस। अच्छे से नाम याद कर लेना, द प्रिंस नामक किताब का। अगर आप लिख कर आते हो तो आपको अच्छे अंक मिलते हैं। यही छोटी छोटी चीजें आपके सामने जो आपको अच्छे अंक दिलाने में मददगार सिद्ध होती है। तो उन्होंने अपनी जो किताब है द प्रिंस के अंदर इन्होंने इसकी बात की थी। उन्होंने शक्ति और सत्ता पर आधारित राजनीति का विश्लेषण किया था। उन्होंने किस चीज की बात की थी? उन्होंने शक्ति और सत्ता है वो आपके सामने किस तरीके से काम करती है। भाई आज के समय अगर आप कोई भी एमएलए एमपी बनना चाहता है, वो क्यों बनना चाहता है? क्योंकि सत्ता उसके हाथों में आएगी, शक्ति उसके हाथों में आएगी। वो इतने ज्यादा जो लगभग उसके जो क्षेत्र है उसके अंदर सभी लोगों का क्या होगा आपके सामने? वो एक प्रकार से प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति होगा। वो उनका करता धरता एक तरीके से पूरे के पूरे नीति निर्माण करने वाला वही व्यक्ति होता है। तो सबसे ज्यादा शक्ति उसी के हाथों में होती है। चाहे कोई सरकारी कर्मचारी का ट्रांसफर करना हो, चाहे सरकारी विभाग से कोई कार्य करवाना हो, चाहे कोई सरकारी परियोजना लागू करनी हो, सब